Yes, very good evening to all. I hope I am clearly audible and visible to all of you. Okay, good. चलो, लेट्स बिगिन विद द सेशन. आप लोग देख ही रहे होंगे ना स्क्रीन पे. आई हैव टेकन आउट वन जजमेंट दैट इज ऑफ शिवदान सिंह वर्सेस श्रीमती दरियाव कंवर. ठीक है, यू पीपल जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द केस. वी विल बी हैविंग द डिस्कशन. ठीक है, प्रोसेस में आपको बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं. आई विल बी फर्स्टली टेकिंग अप द हेड नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट. ठीक है, हेड नोट पढ़ेंगे और साथ साथ जो है कॉपी पे बनाते रहेंगे कि एक्चुअल में सॉरी एक्चुअल में इस केस में हुआ क्या है. राइट, सो यू जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ द केस. और क्योंकि ये टॉपिक अलग है, दिस जजमेंट इज बेसिकली रेलिवेंट विद कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा. करेक्ट, ये फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड नहीं है. तो आप क्लास के नोट्स में अगर बना रहे हो तो आप ऐसा लिख लो, केस डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा. ठीक है, इट इज अ केस डिस्कशन. टुडे मैं इसी पे काम करूंगा. ठीक है, इट इज शिवदान सिंह वर्सेस श्रीमती दरियाव कंवर 1966 सुप्रीम कोर्ट. इट इज ऑफ 3 judges bench and the judgment was delivered by Justice K.N. Vanchu. जस्टिस K.N. वांचू. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. एग्जाम में कभी भी आपको शिवदान सिंह वर्सेस दरियाव कौर से मिलते जुलते फैक्ट्स आ सकते हैं. तो आपको ये समझना है, आज की क्लास बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस को लेके है. ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस मींस दैट हाउ टू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड हाउ द सुप्रीम कोर्ट थिंक्स अबाउट द फैक्चुअल सिचुएशंस एंड कैसे वो डिसीजन देते हैं. आई होप यू पीपल हैव रिटन द नेम ऑफ द केस. चलिए सो आई विल बी रीडिंग द हेड नोट्स वन बाय वन और साथ साथ बनाते जाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि आप कुछ स्किप कर जाएं. करेक्ट, शैल आई प्रोसीड एवरीवन? ओके ठीक है. सो आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन. राइट, देखो तो स्टार्टिंग इसकी इस तरह से दैट एपिलांट. तो एपिलांट हमारे केस में कौन है? शिवदान सिंह. ठीक है, फाइल्ड 2 सूट्स. एपिलांट फाइल्ड 2 सूट्स. तो देखो, जब भी आप कभी भी हेड नोट पढ़ोगे तो कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेट सपोज, तो सुप्रीम कोर्ट तो एपिलांट और रिस्पोंडेंट के नाम से डिनोट करता है. लेकिन जब इन्होंने कहा कि एपिलांट फाइल्ड 2 सूट, तो सूट कहां पे फाइल होता है? सिविल कोर्ट में. तो जर्नली इसका मतलब ये हुआ कि सिविल कोर्ट में मिस्टर शिवदान सिंह वाज द प्लेंटिफ, है ना, ही वाज द प्लेंटिफ, और बाद में उसी ने फिर अपील फाइल की है. तो हम साथ साथ यहां पे बनाते जाएंगे. ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मैं शिवदान सिंह को SS करके डिनोट कर रहा हूं. ठीक है, और दरियाव कंवर को मैं DK, ठीक है, DK करके डिनोट कर रहा हूं. ठीक है, शिवदान सिंह वर्सेस दरियाव कौर एंड ही विल बी द प्लेंटिफ. ठीक है, एंड दिस पर्सन विल बी द डिफेंडेंट. ठीक है, और ये है हमारा जो सिविल सूट चला था उसका हमने कॉन्सेप्ट समझना है क्या हुआ. ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ चलोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो इधर उधर भटक गए, कहीं आगे पीछे हो गए, क्लास छोड़ के कहीं चाय पीने चले गए तो दिक्कत हो जाएगी. तो बैठे रहना. ठीक है, सो लिखा है दैट एपिलांट फाइल्ड 2 सूट्स इन द कोर्ट ऑफ अ सिविल जज, one for the declaration of his title, one for the declaration of the title, and the second for other reliefs. तो अब ध्यान से समझते जाना हुआ क्या. शिवदान सिंह ने कितने सूट फाइल किए? 2. ठीक है, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2. पहला सूट किस चीज को लेके है एवरीवन? यस, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, और सेकेंड सूट है अदर रिलीफ्स. अब अदर रिलीफ में कुछ भी हो सकता है, लाइक ही माइट बी क्लेमिंग सम मेनी प्रॉफिट्स और सम अदर थिंग्स. तो वो अलग चीजें हैं कि कोई कंपनसेशन कुछ एटसेट्रा. तो 2 सूट जो हैं वो कोर्ट में फाइल किए हैं शिवदान सिंह की तरफ से. आगे लिखा है, वाइल दीज सूट्स वर पेंडिंग, the respondent instituted 2 suits in the Munsif's court
मुंसिफ्स कोर्ट, मुंसिफ्स कोर्ट बेसिकली आपकी जैसे रेवेन्यू कोर्ट्स होती हैं उस तरह से मुंसिफ्स कोर्ट होते हैं। अब ये केस हमारा क्योंकि यूपी का है तो उस हिसाब से हमने सोचना है, ठीक है। मुंसिफ्स कोर्ट्स अगेंस्ट द एपिलांट, अगेंस्ट द एपिलांट क्लेमिंग जॉइंट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सम अदर रिलीफ, ठीक है। तो अभी ये दोनों सूट जो हैं ये आपके कैसे हैं, यस एवरीवन, कैसे हैं, पेंडिंग है। अभी इनकी पेंडेंसी थी। अब यहां पे आपको पता है कि प्लेंटिफ क्या डिमांड कर रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल डिमांड कर रहा है, प्लस साथ में कुछ और रिलीफ मांगने के लिए इसने एक अलग से सूट भी लगा दिया। और रिलीफ पे आपको पता है रेज़ जुडिकाटा नहीं लगता है, तो सेकंड सूट आपने फाइल कर दिया है साथ में, और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ फर्स्ट सूट आपने एक दूसरा सूट लगाया। अब डिफेंडेंट की तरफ से भी मुंसिफ कोर्ट में 2 सूट आते हैं, है ना, मुंसिफ कोर्ट में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मुंसिफ कोर्ट में सूट नंबर 1, सूट नंबर 2। सूट 1 किस चीज के लिए है, ही इज क्लेमिंग ज्वाइंट ओनरशिप, ही इज क्लेमिंग ज्वाइंट ओनरशिप। और दूसरा सूट में अदर रिलीफ्स, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, श्योदान सिंह ने इस प्रॉपर्टी को के ऊपर अपना टाइटल डिक्लेयर करवाने के लिए एक सूट किया, प्लस इसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कुछ और भी रिलीफ क्लेम करने थे, तो 2 सूट लगा दिए, सूट 1, सूट 2। अभी ये सूट हमारे पेंडिंग थे, डिफेंडेंट की तरफ से मुंसिफ कोर्ट में एक सूट आता है ज्वाइंट ओनरशिप को लेकर। तो बेसिक कोर्ट्स होती हैं तो वो ऐसे केसेस को डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी ओनरशिप कैसी है, ज्वाइंट है नहीं है। और साथ में इसने एक दूसरे रिलीफ मांगने के लिए एक और सूट फाइल किया है। तो कितने सूट हो गए टोटल, 4 सूट हो गए, ठीक है। तो सूट नंबर 1, 2 और ये डिफेंडेंट के सूट से, करेक्ट। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो, जब मुंसिफ की कोर्ट में केस फाइल हुआ तो उसमें ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन रेज करेगी कि नहीं करेगी कि ऑलरेडी देयर इज अ मैटर पेंडिंग बिफोर द सिविल जज, करेगी कि नहीं? कि अगर मैंने आपके अगेंस्ट एक सूट फाइल किया है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए, और आप किसी दूसरी कोर्ट में मेरे अगेंस्ट केस कर दो कि जॉइंट ओनरशिप है, ठीक है, तो जब मुझे दूसरी कोर्ट से समन आएगा तो मैं वहां पे ये पॉइंट रेज करूंगा कि सर एक ऑलरेडी सिविल जज के पास एक केस चल रहा है और उस केस में मैंने डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल डिमांड की है, तो आप इस केस को ना सुने। तो अब हुआ क्या कि 4 के 4 सूट्स जो थे वो सिविल जज की कोर्ट में आ गए। मुंसिफ ने क्या किया, मुंसिफ कोर्ट ने क्या किया, सारे जो 2 केसेस वहां पे थे वो किसको भेज दिए, यस एवरीवन, किसको भेज दिए, सिविल जज को, ठीक है, क्योंकि सिविल जज इज द कोर्ट ऑफ इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन। मुंसिफ की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लिमिटेड होती है, राइट। आप जब भी रेवेन्यू कोर्ट में केस फाइल करते हो तो रेवेन्यू कोर्ट का दायरा सीमित है, एम आई राइट, यस और नो? रेवेन्यू कोर्ट का दायरा सीमित है। रेवेन्यू कोर्ट सिर्फ आपकी पार्टीशन के केसेस सुनेगी, जॉइंट ओनरशिप क्लेम करवा रहे हो ये सुनेगी। सिविल जज की कोर्ट इनहेरेंट है और सिविल जज के पास सारे केसेस आते हैं। तो मुंसिफ की कोर्ट से मैटर चला गया सिविल जज की कोर्ट में। तो आगे लिखा है 4 सूट्स वर ट्राइड टुगेदर बाय द सिविल जज। आगे लिखा है सम ऑफ द इश्यूज वर कॉमन टू ऑल द सूट्स एंड वन ऑफ द कॉमन इशू relating to the title of the parties were found in favor of the respondent। अब क्या हुआ, आगे चलाते जाएंगे, ठीक है। मैं लिखते जा रहा हूं that all the 4 suits were tried by civil judge। अब देखो हुआ क्या, सिविल जज की कोर्ट में सूट नंबर 1, सूट नंबर 2,
सूट नंबर 3, सूट नंबर 4, 4 सूट आ गए। ये सूट नंबर 3 और 4 कौन से हैं? जो मुंसिफ की कोर्ट से ट्रांसफर होके आए हैं, करेक्ट? मुंसिफ की कोर्ट से ट्रांसफर होके सिविल जज के पास आ गए, तो सिविल जज साहब इनको सुन रहे हैं। पहले सूट में इशू क्या था, आप लोग बताओ। पहले सूट में इशू क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल। दूसरे सूट में अदर रिलीफ, अदर रिलीफ। सूट नंबर 3 में रिस्पोंडेंट क्या क्लेम कर रहा है? जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट ओनरशिप। और चौथे सूट में अदर रिलीफ, अदर रिलीफ। अब ये 4 केस सिविल जज की कोर्ट में आ गए। अब ऐसा होना पॉसिबल है ना, क्योंकि पार्टीज वही हैं, प्रॉपर्टी वही है, तो चारों सूट्स में कुछ इश्यूज कॉमन होंगे, करेक्ट? करेक्ट है ना? तो अब हम ऐसा मान के चलते हैं, जैसे मान लो ये है इश्यूज, तो सर्टेन इश्यूज इन दीज 4 सूट्स वर रेज्ड, और हमने देखा कि अच्छा कुछ इश्यूज जो हैं ये कॉमन है, कॉमन है। मतलब यहां से चारों सूट्स में से कुछ कुछ इश्यूज निकल रहे थे, और उसमें से जो इश्यूज निकले तो कुछ इश्यूज हमें कॉमन निकले। तो कॉमन इश्यूज को लेके अलग अलग आपको केस सुनना है, या एक ही बार में आप अपना आंसर दे सकते हो? इन द वन गो यू कैन गिव आंसर टू दैट पर्टिकुलर इशू। तो आगे लिखा है ना इन्होंने, दैट सम ऑफ द इश्यूज वर कॉमन टू ऑल द सूट्स एंड वन ऑफ द कॉमन इशू रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द पार्टीज वर फाउंड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो इशू regarding title was held in favor of respondent। respondent कौन है? दरियाओं कौर, ठीक है, क्योंकि यही डिफेंडेंट थी, यही डिफेंडेंट है, ठीक। इसका मतलब अब आप मुझे एक चीज बताना, रिस्पोंडेंट क्लेम क्या कर रहा था? दरियाओं कौर के क्या क्लेम कर रही थी? जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट ओनरशिप क्लेम कर रही थी ना। और जब मुंसिफ की कोर्ट से केस चला गया सिविल जज की कोर्ट में, वहां पे भी इशू जॉइंट ओनरशिप की बात थी। लेकिन हुआ क्या कि ये जो हमारा प्लेंटिफ है शिवदान सिंह, ये अपने टाइटल को प्रूव नहीं करवा पाया, करेक्ट? अपना टाइटल प्रूव नहीं करवा पाया। अगर ये अपना टाइटल प्रूव करवा देता तो कोर्ट इसके फेवर में डिक्लेरेशन देता, एम आई राइट? अगर ये क्लेम कर देता या ये प्रूव करता कि प्रॉपर्टी में मेरा जॉइंट ओनरशिप है, तो भी इसके फेवर में हम टाइटल डिसाइड कर देते, चाहे आधा ही करते, राइट? लेकिन प्रेपोजिशन क्या कहती है कि द टाइटल वॉज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट, दैट इज इन द फेवर ऑफ द दरियाओं कौर। तो इसका मतलब प्लेंटिफ इज फेल्ड टू प्रूव हिज टाइटल इन द कोर्ट, करेक्ट? तो हम लिख देते हैं प्लेंटिफ failed to prove title in the court and hence the title was decided, hence title was decided in favor of the respondent, title was decided in favor of the respondent। अब देखो आगे क्या हुआ। आगे इन्होंने लिखा है कि सिविल जज डिसमिस द एपिलांट्स टाइटल सूट। क्लियर? क्लियर? शिवदान सिंह ने जो टाइटल की डिक्लेरेशन मांगी थी वो वाला सूट इसका क्या हो गया? डिसमिस हो गया। बट डिक्रीड हिज अदर सूट पार्टली, डिक्रीड हिज अदर सूट पार्टली। तो मैं वापिस आता हूं अपने इस डिस्कशन में, और हमारे पास ये सिनेरियो था, है ना, ये वाला, राइट? अब इस सिनेरियो में ध्यान से समझते जाना हुआ क्या, है ना। ये जो टाइटल सूट है प्लेंटिफ की तरफ से जो फाइल हुआ था, इसको क्या कर दिया? डिसमिस। जो इसका सेकंड सूट था, इसमें क्या इसको एब्सोल्यूट रिलीफ मिला? नहीं, पार्टली रिलीफ मिला, ठीक है। इट इज पार्टली डिक्रीड,
जैसे मान लो कुछ कंपनसेशन मांग रहा होगा तो कोर्ट ने थोड़ा बहुत कंपनसेशन दे दिया, पार्टली डिक्रीड। और ये जो सूट नंबर 3 और 4 जो मतलब बाद में सिविल जज की कोर्ट में आए थे, इन सूट्स का क्या हुआ ये आगे देखो। अब आप लिखा है एंड डिक्रीड द सूट्स ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट के जो दोनों सूट थे ये वाले, ये दोनों सूट रिस्पोंडेंट के फेवर में आ गए। ये वाला भी डिक्री कर दिया और कोर्ट ने टाइटल, ये जॉइंट ओनरशिप मांग रही थी और कोर्ट ने पूरा टाइटल इसको दिया है, करेक्ट। और डिक्री भी सॉरी अदर रिलीफ भी इसके फेवर में, तो इसके दोनों सूट जो थे ये डिक्री हो गए और प्लेंटिफ के जो सूट थे, सूट नंबर 1 डिसमिस हो गया, सूट नंबर 2 पार्टली डिक्रीड हुआ। पॉइंट क्लियर है सभी को, एवरीवन? यस, ठीक है, पिक्चर क्लियर हो रही है। अब देखते जाना आगे क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें पहुंचना है कि बाद में ये सूट्स ऊपर एपिलेट कोर्ट्स में जाएंगे और फिर क्या होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये तो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से सूट 1 डिसमिस्ड, सूट नंबर 2 पार्टली डिक्रीड, करेक्ट, सूट नंबर 3 डिक्रीड, सूट नंबर 4 डिक्रीड, करेक्ट, करेक्ट एवरीवन, ठीक। अब आगे देखते जाइए, आगे लिखा है द appellant filed appeals against the decree in each suit, in each suit, in each suit। और इन ईच सूट का मतलब क्या है, अब मैं चल रहा हूं एपिलेट प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा अपील बिफोर हाई कोर्ट, अपील बिफोर हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखो सूट 1, सूट 2, सूट 3, सूट 4। अब आपको पता है ये 4 सूट कौन से हैं? पहले 2 सूट्स प्लेंटिव वाले थे, अगले 2 सूट रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट वाले थे। पहला सूट डिसमिस हुआ है तो अपील कर सकता है, करेक्ट, ठीक है। डिफेंडेंट के दोनों सूट उसके फेवर में थे तो प्लेंटिफ एग्रीव्ड हो गया, ठीक है, यहां पे भी अपील लगा दी। और सूट नंबर 2 भी जो है एब्सोल्युटली इसके फेवर में नहीं था तो उससे भी इसने अपील लगाई है। तो चारों सूट से इसने जो है कितनी अपील लगाई? हाउ मेनी अपील्स? क्या हो गया? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है, 2 अपील्स, ठीक है। ये ध्यान से समझना, द एपिलेंट फाइल्ड अपील्स अगेंस्ट द डिक्री इन ईच सूट, द हाई कोर्ट डिसमिस्ड द 2 अपील्स। देखो 4 सूट है तो अपील्स भी 4 नंबर से आएंगी, सूट का नंबर अलग था, हर सूट में सेपरेट डिक्री है, सेपरेट डिक्री के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो तो 4 अपील आई, ठीक है। दो द हाई कोर्ट इज गोइंग टू हियर ऑल द अपील्स टुगेदर, लेकिन हुआ क्या वो समझते जाना। हाई कोर्ट डिसमिस्ड द 2 अपील्स अराइजिंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स सूट, रिस्पोंडेंट्स सूट। तो ये जो यहां से 2 अपील्स थी ये वाली, ठीक है, तो ये दोनों अपील हमने क्या कर दी? डिसमिस कर दी। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से समझना, सूट नंबर 3 और 4 में जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था वो किसके फेवर में था? डिफेंडेंट के फेवर में था, डिफेंडेंट के फेवर में डिसीजन था। प्लेंटिफ ने इसके अगेंस्ट अपील फाइल किया तो प्लेंटिफ बन गया एपिलेंट, डिफेंडेंट बन गया रिस्पोंडेंट, और कोर्ट ने दोनों अपील्स को डिसमिस कर दिया, करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब अपील अगर डिसमिस हुई है तो दोबारा से किसको फेवर कर रहे हैं हम? डिफेंडेंट को, जो अब अपील में रिस्पोंडेंट है, करेक्ट। तो ओरिजिनल डिफेंडेंट के ही फेवर में मैटर अभी जा रहा था। अब ये जो डिसमिसल हुआ है उसका ग्राउंड आप समझो कि क्या हुआ, डिसमिसल कोर्ट ने क्यों किया होगा। लिखा है द हाई कोर्ट डिसमिस द 2 अपील्स अराइजिंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स सूट, वन एज टाइम बार्ड एंड द अदर फेलियर टू अप्लाई फॉर द ट्रांसलेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द रिकॉर्ड, प्रिंटिंग ऑफ द रिकॉर्ड। इसका मतलब ये जो अपील थी ये डिसमिस हुई है टाइम बार्ड के कारण से, टाइम बार्ड। और जो दूसरी अपील थी सूट नंबर 4 से जो अपील थी ये क्यों हमने डिसमिस कर दी?
क्योंकि कोर्ट ने इसको, हाई कोर्ट ने कहा होगा ना कि भैया ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा दे, ये ट्रांसलेशन करवा के डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट कर, अब उसने वो काम नहीं करवाया, तो वी कैन से dismissed on technical fault. Technical fault जैसे printing and translation was not supplied to the high court. Printed copies and translations were not supplied to हाई कोर्ट, इस कारण से डिसमिस हो गए। और अगर, अब आप मुझे एक चीज बताना, अगर हाई कोर्ट किसी अपील को डिसमिस कर देता है तो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन क्या हो जाता है? हाँ, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन फाइनल हो जाता है, फाइनल हो जाता है ना। जैसे आपने, ट्रायल कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, अपील गई, अपील डिसमिस हो गई, तो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन फाइनल हो गया, मतलब करेक्ट। समझ रहे हैं अतुल? यस अतुल, ठीक है। अब आगे देखते जाना क्या हुआ। ठीक, आगे पढ़ रहे हैं। एज द टाइटल ऑफ द रिस्पोंडेंट टू द सूट प्रॉपर्टी हैड बिकम फाइनल, ये लिखा हुआ है इन्होंने, है ना, एज द टाइटल ऑफ द रिस्पोंडेंट टू द सूट प्रॉपर्टी हैड बिकम फाइनल ऑन अकाउंट ऑफ सच डिसमिसल, the respondent prayed for the dismissal of the other two appeals. अब देखो कितने मजे की बात है, जब ये दोनों अपील्स जो थी क्या हो गई? डिसमिस हो गई, लेकिन दो अपील अभी भी पेंडिंग है, करेक्ट? सूट नंबर 1 और सूट नंबर 2 से अपील अभी भी पेंडिंग है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस केस में जब ये दो अपील्स जो थी डिसमिस हो गई तो रिस्पोंडेंट के फेवर में आ गई, है ना, रिस्पोंडेंट के फेवर में, क्योंकि रिस्पोंडेंट ही ओरिजिनल सूट में डिफेंडेंट था। तो रिस्पोंडेंट के फेवर में रिस्पोंडेंट ने एक एप्लीकेशन लगा दी बाकी दोनों अपील्स में। इसने कहा कि सर इन दोनों अपील्स को भी डिसमिस किया जाए। क्यों किया जाए? उसने कहा कि सर कॉमन इश्यूज हैं, और अगर कॉमन इश्यूज पे दो अपील्स डिसमिस हो चुकी हैं तो अलग से अपील सुनने का मतलब नहीं बनता। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? नहीं, यस एवरीवन, कि द कंसर्न रिस्पोंड, द अपील वाज डिसमिस्ड, इट वाज इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट, सो रिस्पोंडेंट फाइल्ड एन एप्लीकेशन in the same appellate court, and he asked the appellate court to dismiss the other two appeals lying from the original first suits filed by the plaintiff. Clear? तो इसने इन अपील्स को डिसमिस करवाने की बात कोर्ट के सामने रखी, ठीक है। और डिसमिस क्यों करवाने की बात रखी है उसको आप समझेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। As the title of the respondent in the suit property had become final on account of the such dismissal, the respondent prayed for the dismissal of the other two appeals. And also, as the main question involved therein was the same. Main question तो same ही था, title की declaration, correct? ठीक है। हाई कोर्ट एग्री कर गया और हाई कोर्ट ने कह दिया कि अगर, ध्यान से समझना, दो अपील्स में एक डिसीजन हमने दिया है और वो डिसीजन हमने करके सूट को डिसमिस कर दिया, करेक्ट। सूट डिसमिस करते ही ट्रायल कोर्ट का डिसीजन फाइनल हो जाता है, करेक्ट। और अगर एपिलेट कोर्ट ने सूट अपील को डिसमिस किया है तो इसका मतलब है एपिलेट कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड कर रहा है, करेक्ट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगेन ध्यान से सुनना। आपने एक डिसीजन पास किया ट्रायल के अंदर, ट्रायल कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया, उसके अगेंस्ट अपील जाता है, एपिलेट कोर्ट अपील को डिसमिस करता है। डिसमिसल करने का मतलब कि ट्रायल कोर्ट का डिसीजन फाइनल है, फाइनल, और इस फाइनलिटी के ऊपर हाई कोर्ट अपनी मोहर लगा रहा है क्योंकि उसने अपील डिसमिस कर दी है। समझ गए बात? ठीक ठीक। अब हुआ क्या, हाई कोर्ट के सामने जब रिस्पोंडेंट कहता है कि सर जब आपने दो अपील्स मेरे फेवर में कर ही दी हैं, डिसमिस कर दी ना दोनों अपील, तो इन दोनों अपील्स को भी बंद करो क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है टाइटल को लेके।
तो हाई कोर्ट कहता है कि हाँ भैया बिल्कुल सही बात बोल रहा है, रेस जुडिकाटा लगता है। द हाई कोर्ट एग्रीड दैट द अपील्स वर बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्यों लगता है? व्हेन अ केस हैज बीन हर्ड एंड डिसाइडेड इट शुड नॉट बी हर्ड अगेन, and the matter of title was already there in the other two appeals also, and the high court had dismissed that, so the same matter will not be allowed to be heard again, correct? ठीक है, and dismiss them। तो हाई कोर्ट ने रेस जुडिकाटा लगाते हुए इन दोनों अपील्स को क्या कर दिया जी? सभी लोग एक साथ बोलेंगे, क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, डिसमिस। और क्या प्रिंसिपल लगाया? रेस जुडिकाटा। सो इन दो अपील्स का जो डिसीजन था, उस बेसिस पे आपने सूट नंबर 1 और 2 की अपील पे आपने रेस जुडिकाटा लगा के डिसमिसल कर दिया। ठीक है, तो दोबारा से केस कौन हार गया? एपिलांट हारा। अब एपिलांट पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब एपिलांट पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है हम उसको समझेंगे। ठीक है, आगे लिखा है द एपिलांट फाइल्ड अपील्स टू दिस कोर्ट। ठीक है, ही फाइल्ड अपील्स टू दिस कोर्ट, कंटेंडेड दैट। अब इसके 4 कंटेंशंस थी, 4 कंटेंशंस। इसने पहली कंटेंशन कोर्ट के सामने रेज करी दैट द टाइटल टू द प्रॉपर्टी वाज नॉट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द रिस्पोंडेंट्स सूट। ये पहला इसका पॉइंट था। अब आपको सारे फैक्ट्स मैंने रखे हैं सबके सामने। ठीक है, ये क्या कह रहा है? द टाइटल वॉज नॉट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द रिस्पोंडेंट्स सूट, क्योंकि रिस्पोंडेंट अपने सूट में क्या क्लेम कर रहा था? जॉइंट ओनरशिप है ना, ही वॉज क्लेमिंग जॉइंट ओनरशिप। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दा इसने रेज किया। अगला इसने इशू रेज किया। अब ये कंटेंशंस है, डिसीजन नहीं है, ध्यान रखना, कंटेंशंस है। अगला इसने सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेंट किया है कि मुंसिफ कोर्ट कुड नॉट ट्राई द टाइटल सूट फाइल्ड बाय द एपिलांट। मुंसिफ कोर्ट कुड नॉट ट्राई द टाइटल सूट फाइल्ड बाय द एपिलांट। ठीक है, ये कंटेंशन कितना वैलिड है बात की बात है। तीसरा इसने कहा इट कुड नॉट बी सेड दैट द अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स सूट, अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ द रिस्पोंडेंट सूट्स वर फॉर्मर सूट। कहते कि वो तो अपील डिसाइड हुआ ना, अपील में आपने मैटर डिसमिस किया है, तो आप उसको सूट नहीं कहोगे, ये कह रहा है। एंड सच डिसीजन देयरफॉर वुड नॉट बी एप्लीकेबल एज रेस जुडिकाटा। ये इसका तीसरा कंटेंशन है कि सर अपील सूट थोड़ी होता है, तो अपील में अगर केस डिसाइड हो गया तो दूसरी अपील को रेस जुडिकाटा लगा के कैसे रोक रहे हैं। और चौथा इसका आर्गुमेंट था द 2 अपील्स डिसमिस्ड, वन ऑन द ग्राउंड ऑफ लिमिटेशन, अदर ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन प्रिंटिंग द रिकॉर्ड एंड कुड नॉट बी सेड टू बी मैटर फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। आर्गुमेंट समझ में आ रहे हैं आपको क्या इसने रेज किए? ठीक है, अगर आपको लिखने हैं तो लिखने हैं आपने, तो मैं आपको पॉइंट ये लिख लो, ये चारों पॉइंट्स लिख लो, है ना। ऐसे लिख सकते हैं दैट अपील वाज फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड 4 इश्यूज वर देयर, 4 आर्गुमेंट्स वर देयर। आप लिख लो, मैं आपको 5-7 मिनट दे रहा हूं, जब लिख लोगे तो मुझे बता देना। 1 2 3 4 करके लिखना है ना, 1 2 3 4। फिर उसके बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, तो आप आंसर्स फिर उस हिसाब से बना लोगे। यू राइट डाउन वंस यू हैव एवरीवन। ठीक है, चलिए। सो लेट्स सी दैट व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड नाउ। ठीक है, चारों पॉइंट्स आपके सामने। पहला पॉइंट है कि जो रिस्पोंडेंट्स के सूट थे उसमें मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इशू में नहीं था विद रिस्पेक्ट टू टाइटल। दूसरा ये कह रहा है कि मुंसिफ कोर्ट कुड नॉट ट्राई द टाइटल सूट। तीसरा इसका केस था कि रिस्पोंडेंट का जो ये जो अपील डिसाइड हुई है उसका फॉर्मर सूट नहीं कह सकते, हेंस रेस जुडिकाटा नहीं लगाओ। और चौथा ये कह रहा है कि जो डिसमिसल हुआ है अपील का वो लिमिटेशन और ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम के कारण हुआ है, तो उसको आप फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड ना माने। करेक्ट। अब एक एक करके कोर्ट ने आंसर दिए और अच्छे खासे आंसर कोर्ट ने दिए। व्हाट द कोर्ट इज सेइंग, ये हमारे आंसर टू इशू नंबर 1। आप अगर कॉपी पे लिख रहे हो तो यू कैन राइट द क्रक्स ऑफ दिस आंसर टू इशू नंबर 1। लिखा है द कंटेंशन दैट द इशू एज टू टाइटल वाज नॉट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द रिस्पोंडेंट सूट मस्ट बी रिजेक्टेड। कोर्ट ने कहा कि ये जो तुम कह रहे हो कि उस सूट नंबर 1 में आप टाइटल क्लेम कर रहे थे,
और सूट नंबर 3 में डिफेंडेंट जो है वो ओनर ज्वाइंट ओनरशिप क्लेम कर रहा था, लेकिन उसमें टाइटल की बात नहीं हो रही थी। तो कोर्ट ने कहा ये इशू जो है ये हम रिजेक्ट करते हैं, ये पॉइंट रिजेक्ट करते हैं। The judgment of a civil judge showed that the issue was raised in the respondent's suit, that it was directly and substantially in issue in those suits also and did arise out of the pleadings of the parties. तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिफेंडेंट के सूट में भी ये जो मैटर था टाइटल को लेके ये डायरेक्टली इशू में था और हमें पार्टीज की प्लीडिंग्स पढ़ने से ये समझ में आता है। और सिविल जज ने क्लियरली लिखा है कि इस सूट में, रिस्पोंडेंट के सूट में या डिफेंडेंट के सूट में द इशू ऑफ टाइटल वाज देयर। ठीक है, तो आप लिख लोगे। दूसरा इसका आर्गुमेंट क्या था कि मुंसिफ की कोर्ट के पास टाइटल डिक्लेयर करवाने का कोई राइट नहीं है, यही था। यस और नो? हाँ, कोर्ट ने कहा कि देखो टाइटल तो मुंसिफ की कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया क्योंकि केस वाज ट्रांसफर टू द सिविल जज कोर्ट। पढ़ो, इट इज द कोर्ट विच डिसाइड्स द फॉर्मर सूट शुड हैव द जुरिसडिक्शन टू द सब्सिक्वेंट सूट आल्सो हैज टू बी कंसीडर्ड एंड नॉट द कोर्ट इन विच द फॉर्मर सूट मे हैव बीन फाइल्ड। ठीक है, तो लेकिन यहां से हम पढ़ेंगे, दो द रिस्पोंडेंट सूट मे हैव बीन फाइल्ड इन द मुंसिफ्स कोर्ट, दे वर ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट ऑफ सिविल जज एंड वर डिसाइडेड बाय हिम। Though the respondent suit have been filed in the munsif's court, but they were transferred to the court of civil judge and were decided by him, and therefore the contention that the munsif before whom the respondent suits were filed could not try the subsequent suit had no force. ठीक है, had no force। तो मतलब ये जो कंटेंशन है ये भी कोर्ट ने नहीं मानी कि बेशक उसने मुंसिफ की कोर्ट में सूट फाइल किया था, लेकिन अल्टीमेटली तो डिसीजन सिविल जज का ही है एंड सिविल जज के डिसीजन के बेसिस पे ही हम डिसीजन देंगे। अगला देखो, इशू नंबर 3 क्या है आपका? इशू कंटेंशन नंबर 3 क्या है? व्हाट वाज कंटेंशन नंबर 3? यस एवरीवन? हाँ, अपील शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सूट। कोर्ट कहता है द हाई कोर्ट डिसीजन इन द टू अपील्स अराइजिंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स सूट। रिस्पोंडेंट सूट, तो सूट नंबर 3 और 4 की बात हो रही है, जो रिस्पोंडेंट के सूट थे उसमें जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, हाई कोर्ट्स डिसीजन इन द टू अपील्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट सूट वर अनडाउटेडली अर्लियर एंड अर्लियर मतलब वो पहले आ गए हैं, उन दो अपील्स में डिसीजन पहले आया, एंड देयरफॉर condition that there should have been a decision in the former suit to give rise to the res judicata in the subsequent suit was satisfied in the present case। was satisfied in the present case का मतलब क्या है कि जो फॉर्मर अपील्स डिसाइड हुई, अपील नंबर 3 और 4 की अगर हम बात करें, तो जो फॉर्मर अपील्स डिसाइड होगी उसको हम फॉर्मर सूट मानेंगे, और अगर एक बार चीज डिसाइड हो चुकी है तो सब्सिक्वेंट अपील पे रेस जुडिकाटा जो है वो लगेगा। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। दोबारा से एक बार पढ़ लो, हाई कोर्ट्स डिसीजन इन द टू अपील्स वर अनडाउटेडली अर्लियर, अर्लियर का मतलब वो पहले आ गई, एंड देयरफॉर द कंडीशन दैट देयर शुड हैव बीन अ डिसीजन in a former suit to give rise to the res judicata in the subsequent suit was satisfied in the present case। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि नहीं, हाँ, अपील में भी अगर एक बार डिसीजन आता है तो सब्सिक्वेंट अपील अगर सेम इश्यू पे आएगा तो रेस जुडिकाटा विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, और एक लास्ट जो आपका इश्यू है दैट वाज कि जी वो तो जो अपील्स थी वो तो टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस हुई है, एक तो लिमिटेशन का ग्राउंड और दूसरा क्या था, नॉन सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो कोर्ट ने उसमें क्या कहा वो भी आप देख लो। इशू नंबर कंटेंशन नंबर 4 पे क्या आंसर है कोर्ट का? लिखा है वेयर द ट्रायल कोर्ट हैड डिसाइडेड टू सूट्स हैविंग कॉमन इश्यूज ऑन मेरिट्स। जब ट्रायल कोर्ट ने केस डिसाइड किए तो कॉमन इश्यूज थे, मेरिट्स पे डिसाइड किए, एंड देयर आर टू अपील्स देयर फ्रॉम, वन ऑफ देम इज डिसमिस्ड ऑन सम प्रीलिमिनरी ग्राउंड लाइक लिमिटेशन। देखो ट्रायल कोर्ट ने तो पूरा ट्रायल चलाया ना, ट्रायल कोर्ट ने थोड़ी टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिसल किया है, करेक्ट? ट्रायल कोर्ट ने तो पूरा केस डिसाइड किया है। अब मैटर है हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी। वन इज ऑन द प्रीलिमिनरी ग्राउंड जो लिमिटेशन का ग्राउंड था, एंड अदर वन इज ऑन द दैट टेक्निकल ग्राउंड जो ट्रांसलेशन वाला था, तो उसकी बात है, मैं पढ़ देता हूं। एंड वन ऑफ देम वाज डिसमिस्ड ऑन सम प्रीलिमिनरी ग्राउंड लाइक लिमिटेशन और डिफॉल्ट इन प्रिंटिंग, विद द रिजल्ट ऑफ दैट द ट्रायल कोर्ट्स डिसीजन स्टैंड्स कंफर्म्ड। तो जब आपने अपील्स को डिसमिस कर दिया, बेशक आपने टेक्निकल पॉइंट पे किया है, प्रीलिमिनरी पॉइंट पे किया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट का डिसीजन तो फाइनल माना जाएगा ना, ये सो नो? ट्रायल कोर्ट का डिसीजन तो फाइनल है फिर, एंड द डिसीजन ऑफ द एपिलेट कोर्ट विल बी रेस जुडिकाटा
and the appeal court must be deemed to have heard and decided the matter. तो बेशक एपिलेट कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिसल किया है, लेकिन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहती है इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. डीम्ड टू हैव बीन, बेशक आपने प्रीलिमिनरी ग्राउंड पे डिसाइड किया, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हाई कोर्ट ने फाइनली केस को हर्ड एंड डिसाइडेड की कैटेगरी में हम लेके गए हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने पूरा केस सही से सुना था. इन सच अ केस द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द एपिलेट कोर्ट इज टू कंफर्म द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट. तो एपिलेट कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को कंफर्म किया है ना, इज टू कंफर्म द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट which is given on merits, and if so the decision of the appeal court will be res judicata whatever may be the reason for the dismissal. तो कोई भी dismissal का कारण हो सकता है, it does not mean that कि res judicata will not apply. So that is the concluding point which is there with us. ठीक है.